हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे प्रोटीन की टारगेटिंग में जो भी बेसिक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर और अदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन सब का बेसिक व्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिया। अब इस लेक्चर में हम लोग एक एक कंपार्टमेंट में किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग की जाती है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो बेसिक व्यू मैंने बताया था वहां पे मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी। अब उन चीजों का कहाँ पे यूज होगा मैं सिर्फ वो आपको बताऊंगा और सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आती चली जाएंगी, क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से बन गया है तो ये सब समझने में आपको बहुत ही इजी होगा। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज कर लेती है और कुछ प्रोटीन साइटोसोल में सिंथेसाइज होती है। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोटीन साइटोसोल में सिंथेसाइज होती हैं सिर्फ उन्हीं की टारगेटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो पहली चीज 99% प्रोटीन कहां पे सिंथेसाइज होती हैं? सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल एट फ्री ATS राइबोसोम। ठीक, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है इसको प्रिकर्सर प्रोटीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनफोल्डेड फॉर्म में इसकी टारगेटिंग की जाती है। तो प्रिकर्सर प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होगी? साइटोसोल में, जो राइबोसोम फ्री हैं और ATS टाइप के हैं वहां पे सिंथेसाइज होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। ठीक, फिर मैंने आपको बताया साइटोसोल में वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो अदर ऑर्गेनेल्स में भी जिनकी टारगेटिंग होती है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, न्यूक्लियस हो, पेराक्सीसोम हो या फिर साइटोसोल खुद हो। ये सारी प्रोटीन्स कहाँ पे? साइटोसोल में ही सिंथेसाइज हो रही हैं। तो अब ये कैसे पता चले कि पर्टिकुलर प्रोटीन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के लिए बनी है? तो मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोटीन के पास उसका अपना सिग्नल सीक्वेंस होता है और उस सिग्नल सीक्वेंस को हम लोग टारगेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की, तो दोनों ही तरह की जो प्रोटीन जो बनती हैं उन दोनों के पास एन टर्मिनस पे एक टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है जिसको कहा जाता है एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस। अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक, चाहे हम बात करें मैट्रिक्स की या फिर हम लोग बात करें स्ट्रोमा की, दोनों के पास ही एन टर्मिनल्स पे एक टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है जिसको एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक, एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस दोनों में एन टर्मिनल से पाया जाएगा, लेकिन कंपोजिशन अलग अलग होगा। कंपोजिशन अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि अगर एक ही तरह का अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस दोनों ही प्रोटीन में पाया जाएगा, इसमें और इसमें, तो क्या होगा? यहाँ वाली प्रोटीन यहाँ जा सकती है, यहाँ वाली प्रोटीन यहाँ आ सकती है। इसीलिए एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस कॉमनली इसको कहा गया, लेकिन दोनों के कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। इसका कंपोजिशन कुछ और होगा, इसका कंपोजिशन कुछ और होगा। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंटली मैंने बताया था कि ये यहाँ पे टारगेटिंग तब स्टार्ट हुई जब ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बन गई है, प्रिकर्सर प्रोटीन पूरी बन चुकी है, तब क्या शुरू हुआ? ट्रांसलोकेशन शुरू हुआ, जिसको पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। रिक्वायर एनर्जी इनपुट। ठीक, तो एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तीन इंपॉर्टेंट चीजें और ये तीनों पर पूरी की पूरी टारगेटिंग बेस्ड है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस जो कहां पे यूज होता है? मैट्रिक्स में। अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है जिसको कहा जाता है एम्फीपैथिक अपटेक मैट्रिक्स टारगेटिंग। मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में जा रहा है इसलिए मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल या टारगेटिंग सीक्वेंस। एन टर्मिनल एम्फीपैथिक, यहाँ पे एन टर्मिनल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है। ठीक है, बट मैं लिख दे रहा हूँ एम्फीपैथिक एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस या फिर एम्फीपैथिक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। मैट्रिक्स का नाम आ गया, मतलब एन टर्मिनल पे ही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब बात आती है एम्फीपैथिक से। यहाँ पे क्या मतलब?
इस एम्फीपैथिक टारगेटिंग सीक्वेंस में क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड का सेगमेंट ही होगा ये, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के अगर आ रही है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था ये मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड है, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक छोटा सा पोर्शन होगा जो सिग्नल का काम करता है, ठीक। ये सिग्नल का काम कर रहा है। तो क्या है, पॉलीपेप्टाइड का एक सीक्वेंस है छोटा सा। अब इस पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस का अगर हम कह रहे हैं कि ये एम्फीपैथिक है, ये वाला पोर्शन अगर एम्फीपैथिक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कुछ अनचार्ज अमीनो एसिड होंगी, या हम कहें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी होंगी, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी होंगी, इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगी, और चार्ज अमीनो एसिड भी होंगी, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी होंगी, ठीक। तभी से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक एम्फीपैथिक टारगेटिंग सीक्वेंस है। एम्फीपैथिक टारगेटिंग सीक्वेंस कैसे है, सिग्नल सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उस छोटे से सेगमेंट में कुछ अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक होंगे और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जो चार्ज्ड होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। अब इस एम्फीपैथिक जो एम्फीपैथिक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है, इनमें कौन कौन से अमीनो एसिड प्रीडोमिनेट होते हैं ये भी पहले से पता है, ठीक है। इस एम्फीपैथिक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस के पास प्रीडोमिनेंटली होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक। और इस बेसिक अमीनो एसिड में कौन कौन आते हैं, आपके आर्जिनिन आते हैं, मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, आर फॉर आर्जिनिन एंड के फॉर लाइसिन, ठीक। के फॉर लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, और आर्जिनिन और लाइसिन किस चार्ज के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, ठीक। चार्ज आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कौन से हो जाएंगे, तो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग यहाँ पे सीरीन होता है और थ्रियोनिन होता है, ठीक। इसके पास OH ग्रुप होता है, ये दोनों होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज हो गया और आपका हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग हो गया, और कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड कौन, निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं एस्पार्टेट को डी से डिनोट करते हैं, एंड ग्लूटामेट को डिनोट करते हैं ई से। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ये क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, और ये यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो एम्फीपैथिक हेलिक्स में पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे, आर्जिनिन लाइसिन होगा, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग सीरीन थ्रियोनिन होंगे, और कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगे। लेकिन निगेटिवली चार्ज आपके हैं एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये दोनों वहां पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो एम्फीपैथिक सिग्नल सीक्वेंस है, ये बेसिकली अल्फा हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये पाया जाता है किस फॉर्म में, ये एम्फीपैथिक जो आपका मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है, ये अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है, ठीक। अब ये अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन है और एम्फीपैथिक है नेचर में, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीपैथिक हेलिक्स, ठीक। तो आपको एम्फीपैथिक हेलिक्स लिखा हुआ मिलेगा, जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो एम्फीपैथिक हेलिक्स होते हैं, या एम्फीपैथिक या एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स होते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा एम्फीपैथिक एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं कहाँ पे, जो प्रोटीन्स मैट्रिक्स के लिए टारगेटेड होती हैं, मैट्रिक्स के लिए सिंथेसाइज होती हैं, ठीक। एम्फीपैथिक हेलिक्स के पास में बेसिक अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, जैसे आर्जिनिन लाइसिन, वहां पे हाइड्रोक्सिलेटेड सीरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, जिसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एम्फीपैथिक कहा जा रहा है, ठीक। लेकिन निगेटिवली चार्ज एस्पार्टेट और ग्लूटामेट वहां पे नहीं पाए जाते हैं। एम्फीपैथिक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस जो है अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है, इसीलिए उस पूरे टारगेटिंग सीक्वेंस को एम्फीपैथिक हेलिक्स या फिर एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स कहा जाता है। तो सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए अगर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, तो वहां पे जो सिग्नल होगा वो एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स होगा,
ठीक है, उसके बारे में हमें पता चल गया। अब एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसके लिए रिसेप्टर्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था वहां पे हमारे टिम टॉम जो थे वो काम करेंगे। तो हमने बताया था आउटर मेम्ब्रेन में टॉम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, टॉम कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, और वहां पे हमने आपको बताया कि टॉम कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन्स होती हैं टॉम 20 एंड 22, टॉम 20 एंड टॉम 22, और इसके अलावा एक और होती है टॉम 40। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, टॉम 70 भी होती है, लेकिन वो कुछ ही प्रोटीन में इन्वॉल्व होती है। मैक्सिमम टाइम पे ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टॉम 2022 है ये बनाता है हमारा जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर। क्या बनाता है? जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर। ठीक, ये बनाया था जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर, और टॉम 40 हमारा बनाता है जनरल इंपोर्ट चैनल। ठीक, दोनों बातें क्लियर। ठीक, आया क्या? एम्फीपैथिक हेलिक्स आया। एम्फीपैथिक हेलिक्स जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस में है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा हमारा टॉम 20 एंड 22, और जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करेगा पूरी पूरी प्रोटीन को ये डायरेक्ट कर देगा कहाँ पे? टॉम 40, जो कि हमारा जनरल इंपोर्ट चैनल है। यहां से होती हुई प्रोटीन कहाँ चली आएगी? यहां से होती हुई प्रोटीन चली आएगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आने के बाद अब वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था इनर मेम्ब्रेन में होनी चाहिए जो इसको आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो वहां पे जो इंपोर्ट चैनल है इनर मेम्ब्रेन में, मैंने आपको बताया था वहां पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिम कॉम्प्लेक्स। टिम कॉम्प्लेक्स कहाँ था? इनर मेम्ब्रेन में था। और मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो चैनल बनाने वाली प्रोटीन होती हैं वो होती है टिम 23 एंड टिम 17। ये दोनों मिलकर के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसलोकॉन बनाती हैं, जिसके थ्रू प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाती है। जैसे ही प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचती है, ये जो टारगेटिंग सीक्वेंस एम्फीपैथिक हेलिक्स है, वहां पे मैट्रिक्स में प्रोसेसिंग पेप्टाइडेजेज पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो इसको क्लीव कर देते हैं। मतलब एम्फीपैथिक हेलिक्स जैसे ही मैट्रिक्स में पहुंचेगा उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें बेसिक, ये तो बेसिक सी बातें नहीं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस हो रही है। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन अनफोल्डेड फॉर्म में साइटोसॉल से भेजी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब अगर उसको अनफोल्डेड फॉर्म में रखना है तो वहां पे एक्सेसरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अब मैं एक फिगर बना लेता हूं और उस फिगर के थ्रू आपको समझाते हुए चलता हूं कि कहाँ पे कौन सी प्रोटीन आ रही है, किस तरह से बाइंड कर रही है, किस तरह से पूरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो रही है। तो देखते हैं कि किस तरह से पूरी टारगेटिंग की प्रोसेस होती है। इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसाइज होती है फ्री इन द साइटोसॉल ऑन ATS राइबोसोम। ये हमारा mRNA है जिसको ये ट्रांसलेट कर रहा है। क्या है? mRNA है जिसको ट्रांसलेट कर रहा है। और ये जो प्रोटीन बनेगी ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के लिए बन रही है। यहाँ पे ये मैंने ऑरेंज कलर से एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस दिखाया, जो कि एम्फीपैथिक टारगेटिंग सीक्वेंस है। पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड जब सिंथेसाइज होकर आ जाएगी तब इस एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? यहाँ पे जो हमारा जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर है, ये किन किन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है? टॉम 20 एंड 22 से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर एम्फीपैथिक हेलिक्स को रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करते ही इस पूरी प्रोटीन को कहाँ डायरेक्ट कर देगा? जो हमारा जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर है, ये क्या है? जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर कौन बना रहा है? जनरल इंपोर्ट चैनल कौन बना रहा है इसको? टॉम 40। टॉम 40 क्या है? ये जनरल इंपोर्ट चैनल। ठीक, जनरल इंपोर्ट चैनल पे ही आ गया। ठीक, एक चीज मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन अनफोल्डेड फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है या टारगेटिंग उसकी अनफोल्डेड फॉर्म में होती है। तो इसको अनफोल्डेड फॉर्म में बनाए रखने के लिए वहां पे साइटोसॉलिक HSPs होते हैं, साइटोसॉलिक चैपरॉन्स आप कह सकते हैं होते हैं। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आती है, साइटोसॉलिक चैपरॉन्स इनसे बाइंड कर जाते हैं। ठीक, साइटोसॉलिक चैपरॉन्स बेसिकली HSP70 साइटोसॉलिक HSP70 से बाइंड कर जाता है। ठीक, साइटोसॉलिक HSP70 को HSC70 भी लिखा जाता है। इसको और क्या लिखा जाता है? HSC
70 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं HSP 70 लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। HSP 70 बाइंड करता है और क्या करता है, ATP की हाइड्रोलिसिस करता है, एक ATP यूटिलाइज करता है, ये ADP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। जितनी बार ये एक नेसेंट पॉलीपेप्टाइड से जितने HSPs आकर के बाइंड करेंगे, सब क्या करेंगे, एक एक ATP का इस्तेमाल करेंगे, एक एक ATP की हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एनर्जी कंजम्पशन करेंगे इस प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब ये प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में रहेगी और कहाँ चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक आती है। कहाँ आ जाती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक आती है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आती है, वहां इसकी मुलाकात होती है जो हमारा इनर मेम्ब्रेन में इंपोर्ट चैनल है उससे, तो यहां से होती हुई फिर ये अंदर आ जाती है, ठीक है। ये यहां से होती हुई कहाँ आ जाएगी, यहां से होती हुई आ गई प्रोटीन आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया, यहाँ पे पेप्टाइडेजेज हैं, मैट्रिक्स पेप्टाइडेजेज, मैट्रिक्स पेप्टाइडेजेज, मैट्रिक्स पेप्टाइडेजेज हैं, वो क्या करेंगे, वो इस प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और वो इस प्रोटीन के साथ इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है या आपका एम्फीपैथिक हेलिक्स है उसको क्या करेंगे, क्लीव कर देंगे, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स प्रोटीजेज ने क्या किया, एम्फीपैथिक हेलिक्स को एम्फीपैथिक हेलिक्स को क्लीव कर दिया। एम्फीपैथिक हेलिक्स आपका अलग हो गया, पूरी प्रोटीन पेप्टाइड यहाँ पे, ठीक। अब ये पेप्टाइड अंदर आ रही है, अभी इसकी फोल्डिंग शुरू नहीं हुई है और ये पूरी अंदर भी नहीं आई है, क्योंकि इसको अंदर लाने के लिए यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि कोई भी फोर्स यहाँ से नहीं लग रहा है, ठीक, कोई भी फोर्स यहाँ से नहीं लग रहा है कि ये अपने आप अंदर चली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं साइड यहाँ पे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स HSP 70, मैट्रिक्स में भी HSP 70 होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, एक प्रोटीन होती है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है, उसको कहा जाता है TIM44 के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, कौन, मैट्रिक्स HSP 70। जैसे ही ये TIM44 के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक ATP हाइड्रोलाइज करती हैं, ATP ADP में एक्सचेंज कर देती हैं, ADP। जैसे ये बिल्कुल वही प्रोसेस हो रही है जो मैंने पोस्ट ट्रांसलेशनल आपको बताया था उसके ईस्ट के केस में। फिर ये क्या करेगा, जैसे ही ATP को हाइड्रोलाइज करेगा, इस प्रोटीन से जाकर के ये ADP बाउंडेड फॉर्म में, HSP 70 ADP बाउंडेड फॉर्म में जाकर के लग जाएगा, ठीक। जैसे जैसे प्रोटीन्स अंदर आती जाएंगी, एक एक HSP 70 आएगा, अपना ATP हाइड्रोलाइज करता जाएगा और प्रोटीन को अंदर खींचता जाएगा। फाइनली ये प्रोटीन कहाँ आ जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे। फाइनली प्रोटीन कहाँ आ जाएगी, मैट्रिक्स में। तो जो हमारा मैट्रिक्स का HSP 70 है वो क्या कर रहा है, इसको पावर दे रहा है, इसको पावर दे रहा है पुल करने के लिए कि ये अंदर चलिए, ठीक। यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट चैनल है वो कौन बना रहा है, TIM23 एंड 17, ठीक। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा इंपोर्ट चैनल इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे मैंने दो आपको एक्सेसरी प्रोटीन का काम बता दिया, एक तो साइटोसोलिक HSP 70 जो प्रोटीन को अनफोल्ड रखेगी, मैट्रिक्स HSP 70 जो पावर प्रोवाइड कर रही है इसको अंदर ले आने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है आपको ये भी पता चल गया, इसको अनफोल्डेड स्टेट में कैसे रखा जा रहा है आपको ये भी पता चल गया, दोनों चीजें आपको पता चल गई। जैसे ही यहाँ पे आया, मैट्रिक्स में पहुंचा, सिग्नल सीक्वेंसेस काट दिए गए, ठीक। इस प्रोसेस को एक और जगह से एनर्जी मिलती है, ठीक। ऐसी सारी माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे रेस्पायरेशन हो रहा होता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है तो उस समय क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाते हैं। यहाँ से क्या, यहाँ से प्रोटॉन्स, मैं आपको बताऊंगा ये पूरी प्रोसेस, लेकिन अभी आप सिर्फ समझने के लिए इस चीज को जानिए। मैट्रिक्स के से प्रोटॉन्स को कहाँ पंप किया जाता है,
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है, इसको हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं या प्रोटॉन मोटिव ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक, ये जो प्रोटॉन मोटिव ग्रेडियंट बना हुआ है, इसके थ्रू भी इस प्रोटीन को यहाँ आने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके थ्रू भी यहाँ पे आने, तो एनर्जी के यहाँ पे दो सोर्स हैं, एक तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी हो गया और दूसरा HSP70 है, दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन मोटिव फोर्स सिर्फ वही एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली इस समय रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे रेस्पायरेशन चल रहा है। जहां पे रेस्पायरेशन नहीं चल रहा है वहां पे ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो दो जगह से इस पूरी प्रोसेस को एनर्जी मिलती है। तो कुछ इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहां तक प्रोटीन्स पहुंचती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में किस तरह से प्रोटीन्स की टारगेटिंग की जाती है। ठीक, 3 पाथवेज हैं, तीनों के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करके और उसी लेक्चर में हम लोग आउटर मेम्ब्रेन भी कवर कर लेंगे, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टारगेटिंग प्रोटीन टारगेटिंग वहां पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।